रहे हैं राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, परंपरा एवं विरासत। ये हमारे आरएस एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम के अनुसार है। यह हमारे डॉक्टर हुकुम चंद जैन, डॉक्टर नारायण लाल माली, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की तरफ से है। इसका ये 33वां संस्करण 2025 का है, जिसके अंदर प्रतियाँ 5500 हैं। इस विषय सूची के अंदर 17 अध्याय हैं, जिसके अंदर हम पहला प्रवेश फर्स्ट राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा एक परिचय का अध्ययन करेंगे। राजस्थानी संस्कृति एक बहता झरना है जो किसी भी निवासी अथवा पर्यटक के मन को उल्लासित एवं तरंगित कर सकता है। राजस्थान में रहने वाले निवासियों का सौभाग्य है कि वे यहाँ की मिट्टी की खुशबू का अनुभूत करते हैं, जो भक्ति और शक्ति को स्वयं में समाहित किए हुए हैं। इस प्रदेश की संस्कृति को जीवंत बनाए रखने का श्रेय यहाँ के जन सामान्य, राजा राणा, सामंत, जागीरदार, कलाविदों, साहित्यकारों, रणबांकुरों, शिल्पकारों एवं आश्रयदाताओं आदि सभी को है। उन सबके प्रति आभारी रहना ही रचनात्मक एवं सांस्कृतिक रचना धर्मिता से हमारा ऋण होना संभव है। राजस्थान के निवासियों ने प्राक ऐतिहासिक काल से ही अपने मस्तिष्क की प्रतिकृति की छाप कालखंड पर छोड़ी है। कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़, नोह आदि स्थानों से प्राप्त सांस्कृतिक अवशेषों को शायद अभिव्यक्ति की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वे स्वयं बोलते हैं। राजस्थान में मानव की विकास यात्रा में सांस्कृतिक वैभव एवं शैल्पिक परंपरा का खजाना भरा पड़ा है। यहाँ का इतिहास विविधता के रंग को अपने अंग में समेटे हुए हैं। राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा गहन, प्रबल और व्यापक रही है और कला, साहित्य, धर्म, दर्शन तथा विरासत के क्षेत्रों में अनेक प्रतिमान प्रस्तुत करते हुए दृश्यमान हैं। उपासना स्थल, भव्य राज प्रसाद, शानदार हवेलियाँ, अभेद्य दुर्ग एवं जीवन स्मारकों के संगम राजस्थान में बीहड़ से बीहड़ इलाकों में देखे जा सकते हैं। राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा में महल, हवेलियाँ, मंदिर, मस्जिद, मूर्तियाँ, लोक नृत्य, लोक वार्ताएँ, लोक वाद्य, लोकगीत, लोक साहित्य, राजस्थानी साहित्य, लोक नाट्य, लोक देवता, लोक देवियाँ, चित्रशैलियाँ, संत, बावड़ियाँ, स्मारक, शैल्पिक प्रतिमान आदि का समावेश है। विभिन्न प्रकार की विविधता अपने आंचल में समेटे राजस्थान की धरती सांस्कृतिक विरासत का अनूठा सम्मिश्रण प्रस्तुत करती है। समृद्ध लोक संस्कृति के परिचायक तीज त्योहार, उमंग के प्रतीक, मेले, आस्था और विश्वास के प्रमाण, लोक देवता, घूमर नृत्य करती महिलाएं राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा की एक अनूठी मिसाल है। धरती धोरारी से रेगिस्तान में गूंजता सुरीला लोक संगीत हर किसी को आकृष्ट करने वाला होता है। मीरा की भक्ति एवं आराधना, पद्मिनी का जोहर, हमीर का हठ, पन्ना का त्याग, जयमल फत्ता की कुर्बानी, भामाशाह का सहयोग, प्रताप का स्वातंत्र्य प्रेम यहाँ की वैभवपूर्ण संस्कृति के हिस्से हैं। भक्ति गीतों में जहाँ एक और लोकतांत्रिक मूल्यों को प्रतिष्ठा मिली, वहीं व्यक्ति स्वातंत्र्य का स्वर प्रस्फुटित हुआ। राजस्थान की संस्कृति की खास बात यह है कि यहाँ लोकपरक सांस्कृतिक चेतना की अनवरत गूंज आज भी सुनी जा सकती है। स्थापत्य कला के प्रतीक किलों में चित्तौड़, कुंभलगढ़, मांडलगढ़, अचलगढ़, रणथंभौर, गागरोन, आमेर, जैसलमेर, जोधपुर, बयाना, जालोर, मंडोर, शिवाड़ा, बूंदी, अजमेर आदि स्थानों के किले गिनाए जा सकते हैं। ये किले अपनी शौर्य गाथाओं के कारण आज भी देश विदेश के पर्यटकों के लिए आकर्षण के केंद्र बने हुए हैं। स्थापत्य की दृष्टि से राजपूताना का महत्व इसलिए भी रहा है कि 12वीं शताब्दी से ही यहाँ स्थापत्य से संबंधित ग्रंथों की रचना होने लग गई थी। अपराजित प्रच्छा वास्तुशास्त्र से संबंधित प्रसिद्ध ग्रंथ का रचना स्थल राजस्थान ही माना जाता है। महाराणा कुंभा के दरबारी शिल्पी मंडन के प्रसाद मंडन, वास्तु मंडन आदि ग्रंथ स्थापत्य कला में मील के पत्थर साबित हुए। मंडन के भाई नाथा ने वास्तु मंजरी नामक ग्रंथ की रचना की। सवाई जयसिंह द्वारा 18वीं शताब्दी पूर्वार्ध में बसाया जयपुर शहर 1727 ईस्वी नगर नियोजन का एक बेहतरीन नमूना है। शेखावटी के कई कस्बे, नगर, हवेलियों के लिए प्रसिद्ध हैं।
नवलगढ़, फतेहपुर, शेखावटी, रामगढ़, मुकुंदगढ़, मंडावा, रतनगढ़, सरदार शहर आदि स्थानों की हवेलियां स्थापत्य कला के बेहतरीन उदाहरण हैं। इनमें से कुछ हवेलियां भित्ति चित्रों एवं स्वर्ण चित्रों के कारण प्रसिद्ध है। जैसलमेर की सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली तथा पटवों की हवेली अपने स्थापत्य के लिए अद्वितीय है। मंदिर स्थापत्य की दृष्टि से राजस्थान गुप्त काल से समृद्ध रहा है। राजस्थान का पहला तिथि युक्त मंदिर झालरापाटन का शीतलेश्वर महादेव का मंदिर है, जिस पर 689 ईस्वी अंकित है। गुर्जर प्रतिहार शैली के 8वीं से 10वीं शताब्दी तक के मंदिरों में मंडोर, आपानेरी, भुजकला आदि स्थानों के मंदिरों के नाम गिनाए जा सकते हैं। चौहानों ने हर्षनाथ, नाडोल आदि के कलात्मक मंदिरों का निर्माण करवाया। इसी काल के बारडोली, रामगढ़, कंसुआ, मैनाल आदि स्थानों के मंदिर उल्लेखनीय हैं। जैन मंदिरों के लिए देलवाड़ा विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ 1031 ईस्वी में विमल शाह द्वारा निर्मित आदिनाथ का मंदिर कला के क्षेत्र में कोई सानी नहीं रखता। अन्य जैन मंदिरों में रणकपुर का मंदिर कला की दृष्टि से बेजोड़ है। इस कड़ी में नवलखा मंदिर पाली, महावीर मंदिर घाणेराव के नाम गिनाए जा सकते हैं। कतिपय ऐतिहासिक मस्जिदों में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर, मीर शाह की दरगाह बूंदी, जामा मस्जिद शाहाबाद भरतपुर आदि गिनाई जा सकती हैं। स्थापत्य की दृष्टि से राजाओं के स्मारक जयपुर का गैरटोर, जोधपुर का जसवंत थड़ा, कोटा की चारबाग की छतरियाँ, जैसलमेर की बड़ा बाग की छतरियाँ, उदयपुर में आहड़ की छतरियाँ आदि दर्शनीय हैं। बीकानेर में राव कल्याण मल की छतरी, अलवर में मूसी रानी की छतरी, बूंदी में 84 खंभों की छतरियाँ स्थापत्य की दृष्टि से अनूठी हैं। राजस्थान में मूर्ति कला का उद्भव हड़प्पा कालीन रहा है। गुप्त युग की कई मूर्तियाँ मंडोर, पाली, मुकुंदरा, कामा आदि स्थानों से मिली हैं। गुप्त युग के पश्चात पूर्व मध्यकाल की किराड़ों की मूर्तियाँ श्रृंगार, प्रेम और अलंकार की दृष्टि से उल्लेखनीय हैं। आबू में देलवाड़ा मंदिर की मूर्तियाँ भारतीय मूर्तिकला की अमूल्य धरोहर है। लोदरवा, जैसलमेर, रणकपुर, उदयपुर आदि स्थानों की मूर्तियाँ कलात्मक हैं। वल्लभ संप्रदाय के राजस्थान में आगमन से मूर्तिकला को गति मिली। श्रीनाथ जी नाथद्वारा, द्वारकाधीश जी कांकरोली, मथुरा दास जी कोटा, गोविंद देव जी जयपुर आदि की मूर्तियाँ विशेष उल्लेखनीय हैं। राजपूताना की रियासतों में अपनी विशिष्ट चित्र शैलियों का विकास हुआ। इनमें मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती एवं ढूंढाड़ स्कूल की चित्र शैलियाँ प्रमुख हैं। इनके अंतर्गत कई उपशैलियाँ हैं, जिनमें प्रमुख नाथद्वारा, किशनगढ़, कोटा, अलवर, शेखावटी शैलियाँ हैं। विभिन्न शैलियों में परिपोषित राजस्थानी चित्रकला निश्चय ही भारतीय चित्रकला में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। लोक जीवन, भाव प्रवणता, विषय वस्तु का वैविध्य, चटकीले रंग, प्रकृति परिवेश आदि इसकी पहचान है। राजस्थान में गायकों एवं संगीतकारों की एक सुदीर्घ परंपरा रही है। यहाँ संगीत के कई घरानों का जन्म हुआ। इनमें जयपुर घराना प्रसिद्ध है। उस्ताद अल्लादिया खां द्वारा प्रवर्तित गायन शैली की शुरुआत जयपुर घराने से हुई। अष्टछाप संगीत की परंपरा भी राजस्थान में पुष्पित हुई। वर्तमान में यह परंपरा हवेली संगीत के नाम से जानी जाती है। ध्रुपद गायकी के विकास में राजस्थान का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। पटियाला घराने के निर्माण में भी राजस्थान की भूमिका रेखांकित करने योग्य है। राजस्थान के लोक नृत्य की छाप अनूठी है। यहाँ का लोक रंगमंच हर्ष उल्लास की सशक्त अभिव्यक्ति है। इसकी प्रस्तुति सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों को अपने आगोश में समेटे हुए देखी जा सकती है। लोक नृत्य व्यक्ति की देन नहीं होकर समष्टि की उपज है। राजस्थान के विभिन्न लोक नृत्यों में चंग, गैर, बम, घूमर, तेरा ताली, अग्नि, ढोल, चरी, भवाई, कालबेलिया, कच्ची घोड़ी आदि प्रमुखता से गिनाए जा सकते हैं। अन्य नृत्यों से समष्टि को भावनाओं की सहज अभिव्यक्ति मिलती है और उल्लास उमंग के संचार का प्रतिबिंब निर्मित होता है।
राजस्थान की लोक संस्कृति धर्म, भक्ति तथा अध्यात्म से ओतप्रोत है। यहाँ का लोक मानस सरल है, लोक देवी देवताओं में विश्वास करने वाला है। लोक मान्यता दीर्घकाल से यह चली आ रही है कि यहाँ के लोक देवता जनमानस के कष्टों का निवारण करते हैं। ये चमत्कार दिखाने में सक्षम है। अब हम प्रवेश में सेकंड वाला पॉइंट पढ़ रहे हैं, जिसमें प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत। प्रारंभ से ही भारतीय इतिहास में राजस्थान का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। जब हम स्रोतों को आधार बनाकर राजस्थान के इतिहास की चर्चा करते हैं तो ये ऊपरी पायदान पर दिखाई देता है। किसी भी काल का इतिहास लेखन हम प्रामाणिक स्रोतों के बिना नहीं कर सकते हैं। राजस्थान के संदर्भ में इतिहास लेखन हेतु पुरातात्विक, साहित्यिक और पुरालेखनीय सामग्री के रूप में सभी प्रकार के स्रोत उपलब्ध हैं। ये स्रोत हमारे वर्तमान ज्ञान के आधार राजस्थान में कालीबंगा, आहड़, गेलुंड, गणेश्वर इत्यादि स्थलों पर सभ्यताएं पल्लवित एवं पुष्पित होने का चित्र प्रस्तुत करते हैं। इससे पूर्व भी प्रस्तर युगीन मानव ने बागोर जैसे स्थलों पर सभ्यताओं का निर्माण किया था। स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान का विशाल प्रदेश अनेक छोटी बड़ी रियासतों में विभाजित था। इन सभी रियासतों का इतिहास पृथक पृथक था और यह इतिहास सामान्यतः उस राज्य के संस्थापक तथा उसके वंश से ही प्रारंभ होता था और उसमें राजनीतिक घटनाओं तथा युद्धों के विवरण का ही अधिक महत्व था। अन्य राजाओं का उल्लेख प्रसंगवश किया जाता था। समूचे राजस्थान का इतिहास लिखने की दशा में पहला कदम मुहणोत नैन्सी ने उठाया। आधुनिक काल में सबसे पहले जेम्स टॉड ने लगभग समूचे राजस्थान का इतिहास लिखा और एक नई दिशा प्रदान की। तदंतर कवि राजा श्यामल दास, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा जैसे विद्वानों ने राजस्थान के इतिहास में विविध आयाम जोड़कर पूर्णतः प्रदान करने की कोशिश की। इतिहास मानव विकास क्रम की सुसंगत एवं क्रमबद्ध जानकारी प्राप्त करने का एक श्रेष्ठ साधन है, जिसे ज्ञान की मानविकी शाखा के अंतर्गत रखा जाता है। यह उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर भूतकाल में घटित घटनाओं, संस्कृति की धाराओं तथा मानव की विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त उपलब्धियों अथवा असफलताओं का तथ्यात्मक एवं विश्लेषणात्मक अभिज्ञान कराकर हमारे ज्ञान के क्षितिज को विस्तारित करता है। इस दृष्टि से इतिहास कला एवं विज्ञान दोनों हैं। जिन नानाविध साधनों एवं साक्ष्यों का अज्ञात अथवा अल्पज्ञात इतिहास को जानने समझने के लिए प्रयोग किया जाता है, वे इतिहास को जानने के स्रोत अथवा साधन कहलाते हैं। यह तो नहीं कहा जा सकता है कि राजस्थान का इतिहास प्रसिद्ध होते हुए भी इतिहास विहीन रहा है। वस्तुतः भारत में राजस्थान उन गिने चुने स्थलों में रहा है जहां अभिलेखों तथा अन्य माध्यमों से ऐतिहासिकता को अंकित करने की परंपरा की शुरुआत हुई। निसंदेह समय के प्रवाह तथा निरंतर युद्धों की घटनाओं से राजस्थान की प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष ऐतिहासिक सामग्री सने सने नष्ट होती गई। इसके अतिरिक्त इतिहास के प्रति उदासीनता के भाव ने भी इतिहासकारों के लिए राजस्थान के प्राचीन एवं मध्यकालीन आधुनिक इतिहास लेखन के लिए चुनौती खड़ी की है। राजस्थान इस दृष्टि से सौभाग्यशाली रहा है कि यहाँ कर्नल टॉड से पहले मुहणोत नैन्सी जैसे ख्यात लेखकों ने इस अंचल का इतिहास लिख दिया था, जो यद्यपि मूल रूप से मारवाड़ को केंद्र में रखकर लिखा गया था, मगर प्रसंगवश अन्य राजाओं के इतिहास के बारे में भी हमें अभिज्ञान करवाता है। टोड ने 19वीं शताब्दी के तीसरे दशक में आधुनिक पद्धति से राजस्थान के इतिहास लेखन की एक अद्वितीय पहल की। टोड का इतिहास ग्रंथ एनल्स एंड इक्विटीज़ ऑफ राजस्थान दोषपूर्ण होते हुए भी आज राजस्थान के संदर्भ में मील का पत्थर है। इसमें उसके द्वारा संग्रहित अभिलेखों, सिक्कों, बहियों, ख्यातों आदि के आधार पर लिखा मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर, जैसलमेर, सिरोही, बूंदी व कोटा का इतिहास है। टोड के इतिहास के प्रकाशन के पश्चात ही राजस्थान के इतिहास लेखन के प्रति
देश विदेश के विद्वानों की रुचि जागृत हुई और राजस्थान के विभिन्न स्रोतों की खोज का जो सिलसिला प्रारंभ हुआ वह आज भी जारी है। इस शोधपूर्ण खोज में मुंशी देवी प्रसाद, सूर्यमल मिश्र, दयाल दास सणियाच, बांकी दास, विश्वेश्वरनाथ रेऊ, जगदीश सिंह गहलोत, मुंशी ज्वाला सहाय, हरविलास शारदा, अगरचंद नाहटा, लुई जेपियो तैसीतोरी, मथुरालाल शर्मा, रघुवीर सिंह, दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा आदि का अति महत्वपूर्ण योगदान रहा। इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा ने राजस्थान के इतिहास को एक नई दिशा दी। उन्होंने राजस्थान के सामाजिक जीवन पर जो काम किया वह मील का पत्थर सिद्ध हुआ। संप्रति सर जदुनाथ सरकार, वीके वशिष्ठ, वीएस भटनागर के.एस. गुप्ता, के.सी. जैन, आर.पी. व्यास, पेमा राम, भंवर भादानी, जगत नारायण श्रीवास्तव आदि विद्वान इतिहासकारों के द्वारा राजस्थान के इतिहास को समृद्ध बनाने की कोशिश जारी है। अब हम पढ़ रहे हैं पुरातात्विक स्रोत। पुरातत्व संबंधी सामग्री का राजस्थान के इतिहास निर्माण के महत्वपूर्ण साधन है। इसके अंतर्गत खोजों और उत्खनन से मिलने वाली ऐतिहासिक सामग्री है। गोपीनाथ शर्मा ने लिखा है कि यह ठीक है कि ऐसी सामग्री का राजनीतिक इतिहास से सहज और सीधा संबंध नहीं है, परंतु इमारतें, भवन, किले, राजप्रासाद, घर, बस्तियां, भग्नावशेष, मुद्राएं, लेख, मूर्तियां, स्मारक आदि से हम ऐतिहासिक कालक्रम का निर्धारण तथा वास्तु और शिल्प शैलियों का वर्गीकरण कर सकते हैं। जनजीवन की पूरी झांकी पुरानी बस्तियों तथा अन्य प्रतीकों से प्रस्तुत की जा सकती है। स्मारकों के अध्ययन से न केवल स्थापत्य और मूर्तिकला ही जानी जाती है, अपितु उनसे उस समय के धार्मिक विश्वास, पूजा पद्धति और सामाजिक जीवन पर भी प्रकाश पड़ता है। प्रागैतिहासिक काल से मध्यकाल तक के अनेक भग्नावशेष तत्कालीन अवस्था का चित्र हमारे सम्मुख उपस्थित करते हैं। इसी प्रकार सिक्के, शिलालेख एवं दान पत्र भी अपने समय की ऐतिहासिक घटनाओं एवं स्थिति के साक्षी हैं। पुरातात्विक सामग्री का अध्ययन हम निम्न भागों में कर सकते हैं, जिसमें से है पहला उत्खनित पुरावशेष। ऐतिहासिक लेखन को नए आधार पर खड़ा करने हेतु इतिहासकारों का ध्यान लंबे समय से राजस्थान के पुरातत्व की ओर है। प्राक ऐतिहासिक राजस्थान के इतिहास को जानने के लिए पुरातात्विक साक्ष्य राजस्थान में बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। पुरातात्विक स्रोतों में उत्खनित पुरावशेष, मृदभांड, औजार एवं उपकरण, शैलचित्र, शिलालेख, सिक्के, स्मारक, मूर्तियां आदि सम्मुख हैं। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्यक्रम सर्वप्रथम 1871 ईस्वी प्रारंभ करने का श्रेय E.C.L. कार्लाइल को जाता है। कालांतर में राजस्थान में व्यापार स्तर पर उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया। इसका श्रेय S.R. राव, D.R. भंडारकर, दयाराम साहनी, H.D. सांकलिया, V.N. मिश्र, R.C. अग्रवाल, B.B. लाल, S.N. राजगुरु, D.P. अग्रवाल, विजय कुमार, ललित पंडित, जीवन खरकवाल जैसे विद्वानों को जाता है। इन विद्वानों द्वारा किए गए उत्खननों से ये प्रमाणित हुआ कि यहाँ पाषाण युगीन एवं ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियाँ अवस्थित थीं। उत्खननों द्वारा जो पुरावशेष प्राप्त हुए हैं वे वस्तुतः इतिहास लेखन के सामग्री उत्खननों द्वारा जो पुरावशेष प्राप्त हुए हैं वे वस्तुतः इतिहास लेखन के लिए सामग्री उपलब्ध करवाते हैं। इन पुरातत्ववेत्ताओं की बागोर, कालीबंगा, नगरी, बैराट, आहड़, गिलोन, तिलवाड़ा, गणेश्वर, रंगमहल, रेड़, सांभर, मंडोर, डीडवाना, सुनारी, नोह, जोधपुरा, बालाथल आदि के उत्खनन कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन स्थानों से प्राप्त सामग्री के आधार पर राजस्थान की कई नवीन संस्कृतियों का ज्ञान होता है। यहाँ से प्राप्त पाषाण उपकरण, मृद भांड, धातु उपकरण, आभूषण तथा दैनिक जीवन में काम आने वाली अनेकानेक वस्तुओं से संस्कृतियों के विकास क्रम को समझने में सहायता मिलती है।
राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला तथा चंबल नदी घाटी में ऐसे शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं जिनसे प्राग ऐतिहासिक काल के मानव द्वारा प्रयोग में लाए गए पाषाण उपकरण, अस्थि अवशेष एवं अन्य पुरा सामग्री प्राप्त हुई हैं। इन शिलाश्रयों की छत, भित्ति आदि पर प्राचीन मानव द्वारा उकेरे गए शैल चित्र तत्कालीन मानव जीवन की झलक देते हैं। इनमें सर्वाधिक आखेट दृश्य उपलब्ध होते हैं। बूंदी में छाजा नदी, कोटा में चंबल नदी जैसे क्षेत्र उल्लेखनीय हैं। इनके अतिरिक्त विराटनगर, सोहनपुरा तथा हरसोरा आदि स्थानों से चित्रित शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं। अब हैं शिलालेख। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत अन्य महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख हैं। इसका मुख्य कारण उनका तिथि युक्त एवं समसामयिकी होना। यह साधारणतः पाषाण पट्टिकाओं, स्तंभों, शिलाओं, ताम्रपत्रों, मूर्तियों आदि पर खुदे हुए मिलते हैं। इनमें वंशावली, विजय, दान, उपाधियां, शासकीय नियम, उपनियम, सामाजिक नियमावली अथवा आचार संहिता, विशेष घटना आदि का विवरण उत्कीर्ण करवाया जाता रहा है। इनके द्वारा सामंतों, रानियों, मंत्रियों एवं अन्य गणमान्य नागरिकों द्वारा किए गए निर्माण कार्य, वीर पुरुषों का यशोगान, सतियों की महिमा आदि जानकारी मिलती है। इनकी सहायता से संस्कृतियों के विकास क्रम को समझने में भी सहायता मिलती है। प्रारंभिक शिलालेखों की भाषा संस्कृत है, जबकि मध्यकालीन शिलालेखों की भाषा संस्कृत, फारसी, उर्दू और राजस्थानी है। जिन शिलालेखों में किसी शासक की उपलब्धियों की यशोगाथा होती है उसे प्रशस्ति भी कहते हैं। महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ की प्रशस्ति तथा महाराणा राजसिंह की प्रशस्ति विशेष महत्वपूर्ण मानी जाती है। शिलालेखों में वर्णित घटनाओं के आधार पर हमें तिथि क्रम निर्धारित करने में सहायता मिलती है। बहुत से शिलालेख राजस्थान के विभिन्न शासकों और दिल्ली के सुल्तानों तथा मुगल सम्राटों के राजनीतिक तथा सांस्कृतिक संबंधों पर प्रकाश डालते हैं। शिलालेखों की जानकारी सामान्यतः विश्वसनीय होती है, परंतु यदाकदा उनमें अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन भी पाया जाता है, जिनकी पुष्टि अन्य साधनों से करना आवश्यक हो जाता है। यहाँ हम राजस्थान के चुने हुए प्रमुख शिलालेखों का ही अध्ययन करेंगे, जिससे उनकी उपयोगिता का उचित मूल्यांकन हो सके। तो पहला है इसके अंदर संस्कृत शिलालेख। संस्कृत शिलालेख के अंदर आते हैं कोसुंडी शिलालेख, जो कि द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। यह लेख कई शिलाखंडों में टूटा हुआ है। इसके कुछ टुकड़े ही उपलब्ध हो सके हैं। इसमें एक बड़ा खंड उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित है। यह लेख कोसुंडी गांव नगर चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ था। इस लेख में प्रयुक्त की गई भाषा संस्कृत और लिपि ब्राह्मी है। प्रस्तुत लेख में संकर्षण और वासुदेव के पूजा गृह के चारों ओर पत्थर की 4 दीवारें बनाने और गजवंश के सर्वतार द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराने का उल्लेख है। इस लेख का महत्व द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में भागवत धर्म का प्रचार, संकर्षण तथा वासुदेव की मान्यता और अश्वमेध यज्ञ के प्रचलन के कारण है। दूसरा है मानमोरी अभिलेख, जो कि 713 ईस्वी का है। यह लेख चित्तौड़ के पास मानसरोवर झील के तट से कर्नल टोड को मिला था। चित्तौड़ की प्राचीन स्थिति एवं मौर्य वंश के इतिहास के लिए अभिलेख उपयोगी है। इस लेख से यह भी ज्ञात होता है कि धार्मिक भावना से अनुप्राणित होकर मानसरोवर झील का निर्माण करवाया गया था। अब हम पढ़ते हैं घटियाला के शिलालेख। 861 ईस्वी घटियाला जोधपुर से मील उत्तर की ओर है। गांव से प्राप्त 2 लेखों में मंडोर के प्रतिहार वंश की उत्पत्ति, प्रतिहार शासकों की नामावली एवं उनकी उपलब्धियों पर उल्लेखनीय प्रकाश पड़ता है। इन लेखों में प्रतिहार वंश के राजा हरिश्चंद्र और उनके उत्तराधिकारियों के राज्य विस्तार के बारे में जानकारी मिलती है। यह शिलालेख कुक के समय लिखा गया था। सारणेश्वर प्रशस्ति सन 953 ईस्वी उदयपुर में शमशान के सारणेश्वर नामक शिवालय पर स्थित इस प्रशस्ति से ये वराह मंदिर की व्यवस्था, स्थानीय व्यापार, कर, शासकीय पदाधिकारियों आदि के विषय में पता चलता है। गोपीनाथ शर्मा की मान्यता है कि मूलतः ये प्रशस्ति उदयपुर के आहड़ गांव के किसी वराह मंदिर में लगी होगी।
बाद में इसे वहां से हटाकर वर्तमान सारनेश्वर मंदिर के निर्माण के समय में सभा मंडप के छपने के काम में ले ली हो। बिजोलिया अभिलेख जो है वो 1170 ईस्वी का है। जैन श्रावक लोलाक द्वारा यह लेख बिजोलिया कस्बे के पार्श्वनाथ मंदिर परिषद की एक बड़ी चट्टान का उत्कीर्ण करवाया गया। इसका रचयिता गुणभद्र और उत्कीर्णक गोविंद था। लेख संस्कृत भाषा में है और इसमें 93 पद्य हैं। यह अभिलेख चौहानों का इतिहास जानने का महत्वपूर्ण साधन है। इस अभिलेख में उल्लिखित विप्रह श्री वत्स गोत्र भूत के आधार पर डॉक्टर दशरथ शर्मा ने चौहानों को वत्स गोत्र का ब्राह्मण कहा। इस अभिलेख से तत्कालीन कृषि, धर्म तथा शिक्षा संबंधी व्यवस्था पर भी प्रकाश पड़ता है। उस समय दिए जाने वाले भूमि अनुदान को डोहली कहा जाता था। लेख के द्वारा हमें कई स्थानों के प्राचीन नामों की जानकारी मिलती है, जैसे कि जवालीपुर, जालोर, शाकंभरी, सांबर, श्रीमाल, भीलमाल आदि। चिरवे का शिलालेख 1273 ईस्वी का। चिरवा उदयपुर, जयपुर के एक मंदिर से प्राप्त संस्कृत में 51 श्लोकों के इस शिलालेख से मेवाड़ के प्रारंभिक गोहिल वंशीय शासकों, चिरवा गांव की स्थिति, विष्णु मंदिर की स्थापना, शिव मंदिर के लिए भूमि अनुदान आदि का ज्ञान होता है। इस लेख द्वारा हमें प्रशस्तिकार रत्न प्रभसूरी, लेखक पार्श्व चंद्र तथा शिल्पी देलहड़ का बोध होता है, जो उस युग के साहित्यकारों तथा कलाकारों की परंपरा में थे। लेख से गोचर भूमि, पाशुपत, शैव धर्म, सती प्रथा आदि पर प्रभुत प्रकाश पड़ता है। रणकपुर प्रशस्ति 1439 ईस्वी। रणकपुर के जैन चौमुखा मंदिर में लगी इस प्रशस्ति में मेवाड़ के शासक बापा से कुंभा तक की वंशावली है। इस प्रशस्ति में बापा और कालभोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। इसमें महाराणा कुंभा की विजयों को बिरुदों का वर्णन भी है और लेख में नाणक शब्द का प्रयोग मुद्रा के लिए किया गया है। स्थानीय भाषा में आज भी नाणा शब्द मुद्रा के लिए प्रयुक्त होता है और इस प्रशस्ति में मंदिर के सूत्रधार दीपा या देपाक का उल्लेख है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1460 ईस्वी। यह प्रशस्ति कई शिलालेखों पर खुदी हुई थी और चित्तौड़ दुर्ग में संभवतः कीर्ति स्तंभ की अंतिम मंजिल की ताकों पर लगाई गई थी, किंतु अब केवल 2 शिलाएं ही उपलब्ध हैं जिन पर प्रशस्ति है। हो सकता है कि कीर्ति स्तंभ पर पड़ने वाली बिजली के कारण शिलाएं टूट गई हो। वर्तमान में 1 से 28 तक, 162 से 187 तक श्लोक ही उपलब्ध हैं। इनमें बापा, हमीर, कुंभा आदि शासकों का वर्णन विस्तार से मिलता है। इसमें कुंभा के व्यक्तिगत गुणों पर प्रकाश पड़ता है और उसे दानगुरु, शैलगुरु आदि बिरुदों से संबोधित किया गया है। इसमें हमें कुंभा द्वारा विरचित ग्रंथों का ज्ञान होता है, जिनमें चंडी शतक, गीत गोविंद की टीका, संगीत राज आदि प्रमुख हैं। कुंभा द्वारा मालवा और गुजरात की सम्मिलित सेनाओं को हराना प्रशस्ति के 169वें श्लोक में वर्णित है। इस प्रशस्ति के रचयिता अत्रि और महेश थे। अब है राय सिंह की प्रशस्ति 1594 ईस्वी। बीकानेर दुर्ग के द्वार के पार्श्व में लगी यह प्रशस्ति बीकानेर नरेश राय सिंह के समय की है। इस प्रशस्ति में बीकानेर के संस्थापक राव बीका से राय सिंह तक के बीकानेर के शासकों की उपलब्धियों का जिक्र है और इस प्रशस्ति से राय सिंह द्वारा मुगलों की सेवा के दौरान प्राप्त उपलब्धियों पर प्रकाश पड़ता है। इसमें उसकी काबुल, सिंध एवं कच्छ पर विजयों का वर्णन किया गया है। इस प्रशस्ति से गढ़ निर्माण के कार्य के संपादन का ज्ञान होता है। इस प्रशस्ति में राय सिंह की धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का उल्लेख है। इस प्रशस्ति का रचयिता जेता नाम का जैन मुनि था। ये संस्कृत भाषा में है। अब हम पढ़ रहे हैं आमेर का लेख 1612 ईस्वी। आमेर के कछवाहा वंश के इतिहास के निर्माण में यह लेख महत्वपूर्ण है। इसमें कछवाहा शासकों को रघुवंश तिलक कहा गया है। इसमें पृथ्वीराज भारमल, भगवंत दास और मानसिंह का उल्लेख है। इस लेख में मानसिंह को भगवंत दास का पुत्र बताया गया है। मानसिंह द्वारा जमुआ रामगढ़ के दुर्ग के निर्माण का उल्लेख है। लेख संस्कृत तथा नागरी लिपि में है। जगन्नाथ राय का शिलालेख 1652 ईस्वी। उदयपुर के जगन्नाथ राय मंदिर के सभा मंडप के प्रवेश द्वार पर यह उत्कीर्ण
शिलालेख उत्कीर्ण है। यह शिलालेख मेवाड़ के इतिहास के लिए उपयोगी है। इसमें बापा से महाराणा सगत सिंह तक के श्लोकों की उपलब्धियों का उल्लेख है। इसमें हल्दीघाटी युद्ध, महाराणा जगत सिंह के समय में उसके द्वारा किए जाने वाले दान पुण्य का वर्णन दिया गया है। इसमें रचयिता तेलंग ब्राह्मण कृष्ण भट्ट तथा मंदिर का सूत्रधार भाणा तथा उसका पुत्र मुकुंद था। राज प्रशस्ति 1676 ईस्वी। जसवंत जिले में कांकरोली के पास राजनगर में राज समुद्र बांध पर सीढ़ियों के पास वाली ताकों पर 25 बड़ी शिलाओं पर उत्कीर्ण राज प्रशस्ति महाकाव्य देश का सबसे बड़ा शिलालेख है, जिसकी रचना बांध तैयार होने के समय राज सिंह के काल में हुई। इसका रचना रणछोड़ भट्ट था। ये प्रशस्ति संस्कृत भाषा में है, परंतु अंत में कुछ पंक्तियां हिंदी भाषा में भी हैं। इसमें तालाब के काम के लिए नियुक्त निरीक्षकों एवं मुख्य शिल्पियों के नाम हैं। इसमें तिथियों तथा ऐतिहासिक घटनाओं का सटीक वर्णन है। इसमें वर्णित मेवाड़ का प्रारंभिक इतिहास तो अधिक विश्वसनीय नहीं है, परंतु अन्य वर्णन तथा बाद का इतिहास उपयोगी है। इस प्रशस्ति में उल्लेखित है कि राजसमुद्र बांध बनवाने के कार्य का प्रारंभ दुष्काल पीड़ितों की सहायता के लिए किया गया था। महाराणा राज सिंह की उपलब्धियों की जानकारी के लिए यह प्रशस्ति अत्यंत उपयोगी है। इस प्रशस्ति में यह भी ज्ञात होता है कि राजसमुंद तालाब की प्रतिष्ठा के अवसर पर 40,000 ब्राह्मण तथा अन्य लोग आए थे। तालाब बनवाने में महाराणा ने 1,05,07,608 रुपये व्यय किए। यह प्रशस्ति 17वीं शताब्दी के मेवाड़ के सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन को जानने के लिए उपयोगी है। अब हम पढ़ रहे हैं दूसरे पॉइंट में फारसी शिलालेख। भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना के पश्चात फारसी भाषा के लेख भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। यह लेख मस्जिद, दरगाहों, कब्रों, सरायों, तालाबों के घाटों, पत्थरों आदि पर उत्कीर्ण करके लगाए गए थे। राजस्थान के मध्यकालीन इतिहास के निर्माण में इन लेखों से महत्वपूर्ण सहायता मिलती है। इनके माध्यम से हम राजपूत शासकों और दिल्ली के सुल्तानों तथा मुगल शासकों के मध्य लड़े गए युद्धों, राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों पर समय समय पर होने वाले मुस्लिम आक्रमणों, राजनीतिक संबंधों आदि का मूल्यांकन कर सकते हैं। इस प्रकार के लेख अजमेर, सांबर, नागौर, मेड़ता, जालोर, सांचौर, जयपुर, अलवर, टोंक, कोटा आदि क्षेत्रों में अधिक पाए गए हैं। फारसी भाषा में लिखा सबसे पुराना लेख अजमेर के 2.5 दिन के झोपड़े के गुंबज की दीवार के पीछे लगा हुआ मिला है। यह लेख 1200 ईस्वी का है और इसमें उन व्यक्तियों के नामों का उल्लेख है जिनके निर्देशन में संस्कृत पाठशाला तोड़कर मस्जिद का निर्माण करवाया गया। चित्तौड़ की दायवी पीर नामक दरगाह से 1325 ईस्वी का फारसी लेख मिला है, जिससे ज्ञात होता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कर दिया था। जालोर और नागौर से जो फारसी लेख मिले हैं, उनसे इस क्षेत्र पर लंबे समय तक मुस्लिम प्रभुत्व की जानकारी मिलती है। पुष्कर के जहांगीर महल के लेख 1615 ईस्वी से राणा अमर सिंह पर जहांगीर की विजय की जानकारी मिलती है। इस घटना की पुष्टि 1637 ईस्वी के शाहजहानी मस्जिद अजमेर के लेख से भी होती है। अब हम पढ़ेंगे ताम्रपत्र। इतिहास निर्माण में ताम्रपत्रों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। प्राय राजा या ठिकाने के सामंतों द्वारा इनाम, दान पुण्य, जागीर आदि अनुदानों को ताम्रपत्रों पर खुदवा कर उनका अनुदान प्राप्तकर्ता को दे दिया जाता था, जिससे वह अपने पास संभाल कर पीढ़ी दर पीढ़ी रख सकता था। ताम्रपत्रों में पहले संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया, परंतु बाद में स्थानीय भाषा का प्रयोग किया जाने लगा। दान पत्र में राजा अथवा दान दाता का नाम, अनुदान पाने वाले का नाम, अनुदान देने का कारण, अनुदान में दी गई भूमि का विवरण, समय तथा अन्य जानकारी का उल्लेख किया जाता था। इसलिए दान पत्रों से हमें कई राजनीतिक घटनाओं, आर्थिक स्थिति, धार्मिक विश्वासों, जातिगत स्थिति आदि के बारे में उपयोगी जानकारी मिलती है। कई बार दान पत्रों से विविध राजवंशों के वंश क्रम को निर्धारित करने में भी सहायता मिलती है। आहड़ के ताम्रपत्र 1206 ईस्वी में गुजरात के मूल राज्य से लेकर भीमदेवदित्य तक सोलंकी राजाओं की वंशावली दी गई है। इससे यह भी पता चलता है कि भीमदेव के समय में मेवाड़ पर गुजरात का प्रभुत्व था।
खेरोदा के ताम्रपत्र 1637 ईस्वी से एकलिंग जी में महाराणा कुंभा द्वारा दान किए गए खेतों के आसपास से गुजरने वाले मुख्य मार्गों, उस समय में प्रचलित मुद्रा, धार्मिक स्थिति आदि की जानकारी मिलती है। चीकली ताम्रपत्र 1483 ईस्वी से किसानों से वसूली जाने वाली विविध लागबागों का पता चलता है। पूर्व के ताम्रपत्र 1535 ईस्वी से हाड़ी रानी कर्मावती द्वारा जौहर में प्रवेश करते समय दिए गए भूमि अनुदान की जानकारी मिलती है। अब हम पढ़ेंगे सिक्के। राजस्थान के इतिहास लेखन में सिक्के मुद्राओं से बड़ी सहायता मिलती है। ये सोने, चांदी, तांबे या मिश्रित धातुओं के होते थे। सिक्के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक एवं भौतिक जीवन पर उल्लेखनीय प्रकाश डालते हैं। इनके प्राप्ति स्थलों से काफ़ी समय तक राजाओं के विस्तार का ज्ञान होता है। सिक्कों के ढेर राजस्थान में काफ़ी मात्रा विभिन्न स्थानों पर मिले हैं। 1871 ईस्वी में करलाइल को नगर उनियारा से लगभग 6000 मालव सिक्के मिले थे, जिसमें वहां मालवों के आधिपत्य तथा उनकी समृद्धि का पता चलता है। रेड टोंग की खुदाई से वहां 3075 चांदी के पंचमार्क सिक्के मिले। ये सिक्के भारत के प्राचीनतम सिक्के हैं और इन पर विशेष प्रकार का चिन्ह अंकित है और कोई लेप नहीं है। ये सिक्के मौर्य काल के थे। 1948 में बयाना में 1921 गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्के मिले। गुप्त शासकों के सिक्के बयाना के अतिरिक्त जयपुर के मोरोली एवं टोंक की सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल रेण के समीप स्थित बेड़, अहेड़ा, अजमेर तथा सायला टोंक नामक स्थानों से प्राप्त हुए हैं। इन सिक्कों पर विष्णु वाहन गरुड़ के अतिरिक्त लक्ष्मी का प्राय अंकन किया गया है। प्रतिहार शासक मिहिर भोज के कतिपय सिक्के राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों, गंगानगर क्षेत्र के मावल देसर, नोहर पल्लू एवं नावा जैसे स्थानों तथा मारवाड़ क्षेत्र के डेगाना एवं अजमेर के निकट बघेरा नामक स्थानों से प्राप्त हुए हैं। इन्हें मुद्रा शास्त्रियों ने आदि वराह प्रकार से अभिहित किया है। इन सिक्कों पर एक और विष्णु के वराह अवतार का अंकन है तथा दूसरी ओर श्री मदादि वराह मुद्रा उत्कीर्ण है। हमें चौहान वंशीय नरेश अजय राजा के सिक्के भी प्राप्त होते हैं, जिस पर लक्ष्मी का अंकन है। तत्कालीन राजपूताना की रियासतों के सिक्का के विषय पर वेब ने 1893 ईस्वी में द करेंसीज ऑफ द हिंदू स्टेट्स ऑफ राजपूताना नामक पुस्तक लिखी, जो आज भी अद्वितीय मानी जाती है। विद्वान पुरातत्ववेत्ता एवं मुद्रा शास्त्री कनिंघम, रैप्सन, रेव आदि के अध्ययन से राजपूताना के सिक्कों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। 10वीं 11वीं शताब्दी में प्रचलित सिक्कों पर गधे के समान अंकित आकृति का अंकन मिलता है, इसलिए इन्हें गधिया सिक्के कहा जाता है। इस प्रकार के सिक्के राजस्थान के कई हिस्सों से प्राप्त होते हैं। मेवाड़ में कुंभा के काल में सोने, चांदी, तांबे के गोल एवं चौकोर सिक्के प्रचलित थे। महाराणा अमर सिंह के समय में मुगलों के साथ संधि हो जाने के बाद वहां मुगलिया सिक्कों का चलन शुरू हो गया। मुगल शासकों के साथ अधिक मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण जयपुर के कछवाहा शासकों को अपने राज्य में टकसाल खोलने की स्वीकृति अन्य राज्यों से पहले मिल गई थी। यहाँ के सिक्कों को झाड़शाही कहा जाता था। जोधपुर में विजयशाही सिक्कों का प्रचलन हुआ। बीकानेर में आलमशाही नामक मुगलिया सिक्कों का भी काफ़ी प्रचलन हुआ। ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के बाद कलदा रुपये का प्रचलन हुआ और धीरे धीरे राजपूत राज्यों में ढलने वाले सिक्कों का प्रचलन बंद हो गया। अब हम पढ़ेंगे स्मारक एवं मूर्तियाँ। दुर्ग, मंदिर, स्तूप और तथा स्थान। राजस्थान में अनेक स्थलों से प्राप्त भवन, दुर्ग, मंदिर, स्तूप, स्तंभ आदि से तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। प्राचीन दुर्ग एवं भवन राजस्थान में स्थान देखे जा सकते हैं। चित्तौड़, जालोर, गागरोन, रणथंभौर, आमेर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, कुंभलगढ़, अचलगढ़ आदि दुर्ग इतिहास के बोलते साक्ष्य हैं। दुर्गों में बने महल, मंदिर, जलाशय आदि तत्कालीन समाज एवं धर्म की जानकारी देते हैं। राजस्थान के प्रसिद्ध मंदिर यथा देलवाड़ा एवं रणकपुर के जैन मंदिर, आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर, नागदा का सास बहू का मंदिर, उदयपुर का जगदीश मंदिर, ओसिया का सच्याय माता एवं जैन मंदिर, झालरा पाटन का सूर्य मंदिर आदि उल्लेखनीय हैं। इनके अतिरिक्त
किराड़ू, बाड़ोली, पुष्कर आदि स्थानों के मंदिर भी इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी हैं। ये मंदिर धर्म एवं कला के अध्ययन के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। मूर्तियों के गहन अध्ययन से तत्कालीन वेशभूषा, श्रृंगार के तौर तरीके, आभूषणों, विविध वाद्य यंत्रों, नृत्य की मुद्राओं आदि का बोध होता है। राजस्थान में स्थापत्य एवं तक्षण कला के लिए चित्तौड़ दुर्ग स्थित कीर्ति स्तंभ एक श्रेष्ठ उदाहरण है। आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर मुगल राजपूत समन्वय की दृष्टि से उल्लेखनीय है। अब हम पढ़ेंगे चित्रकला। राजस्थान के लोगों की चित्रकला में रुचि आदिकाल से रही है। शैल चित्र इसके उदाहरण हैं, जैसे जैसलमेर के जैन भंडार से प्राचीनतम सचित्र ग्रंथ प्राप्त हुए हैं। 11वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक के सचित्र ग्रंथों में निशित, चूर्णी, सृष्टि, श्लाका, पुरुष चरित्र, नेमिनाथ चरित्र, सुपासन चरित्रम, गीत गोविंद आदि प्रमुख हैं। विभिन्न राज दरबारों में आश्रित चित्रकारों ने अपने अपने ढंग से चित्र बनाने प्रारंभ किए। अतः विभिन्न चित्र शैलियों मेवाड़ शैली, आमेर शैली, मारवाड़ शैली, बूंदी शैली, किशनगढ़ शैली, कोटा शैली, नाथद्वार शैली का आदि का विकास हुआ। मारवाड़ शैली के अंतर्गत चित्रित उत्तराध्ययन सूत्र, पंचतंत्र तथा जयपुर शैली में 12 मासा, रागमाला आदि राजस्थानी चित्र शैली के तो श्रेष्ठ उदाहरण हैं ही, साथ ही इतिहास के स्रोत भी हैं। नाथद्वारा कलम से कपड़े पर बने पुष्टि मार्ग से प्रभावित श्रीनाथ जी के चित्र तथा प्राकृतिक चित्रण अत्यंत सजीव हैं। किशनगढ़ एवं बूंदी चित्र शैली में नारी का श्रृंगार चित्रण तथा कोटा का शिकार दृश्य उल्लेखनीय हैं। राजस्थान की चित्रकला से सांस्कृतिक इतिहास लेखन में काफ़ी सहायता मिलती है। अब हम पॉइंट पढ़ते हैं जो कि है साहित्यिक स्रोत। राजस्थान के इतिहास लेखन के लिए संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, राजस्थानी, हिंदी, फारसी आदि कृतियाँ बड़ी उपयोगी हैं। इन कृतियों के रचयिता या तो राजश्रय प्राप्त विद्वान थे या स्वतः सुखाय की दृष्टि से लिखने वाले मनीषी थे। इस कृतियों से तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों, सामाजिक एवं धार्मिक जीवन, युद्ध प्रणाली आदि पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। यद्यपि इन ग्रंथों में अक्सर अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन मिलता है, फिर भी इनका ऐतिहासिक महत्व कम नहीं है। निसंदेह से ग्रंथ अपने रचना काल की प्रवृत्तियों एवं गतिविधियों के बहुमूल्य साक्ष्य हैं, किंतु इनका उपयोग संतुलित एवं पैनी दृष्टि से करने की ज़रूरत है। इसके अंदर साहित्य के अंदर हम संस्कृत साहित्य में आते हैं, देखिए इसका पहला पॉइंट है। ऐतिहासिक साहित्यिक स्रोतों में संस्कृत साहित्य का बड़ा महत्व है। मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास के लिए कई ग्रंथ हैं जो अनूप संस्कृत पुस्तकालय बीकानेर, पुस्तक प्रकाश जोधपुर, प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर, उदयपुर साहित्य संस्थान उदयपुर, प्रताप शोध संस्थान उदयपुर, नटनागर शोध संस्थान सीतामऊ मध्य प्रदेश आदि में सुरक्षित है। पृथ्वीराज, जैसे कि पृथ्वीराज विजय जयानक ने 12वीं शताब्दी के अंतिम चरण में पृथ्वीराज विजय महाकाव्य लिखा था और इस महाकाव्य में सपाद लक्ष्य के चौहानों की राजनीति एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। यह अजमेर के उत्तरोत्तर विकास को जानने के लिए भी उपयोगी है। हमीर महाकाव्य, नयनचंद सूरी कृत हमीर महाकाव्य 1403 ईस्वी चौहानों के इतिहास की जानकारी तो उपलब्ध करवाता ही है, साथ ही अलाउद्दीन खिलजी की रणथंबोर विजय एवं उस समय की सामाजिक धार्मिक अवस्था का बोध कराने में भी बड़ा सहायक है। इसमें दिए गए वर्णन की यदि फारसी तारीखों से तुलना करें तो प्रतीत होता है कि लेखक ने बड़े छानबीन के साथ तथा समसमय की ऐतिहासिक सामग्री के आधार पर रणथंबोर के चौहानों का वर्णन किया। अलाउद्दीन खिलजी के रणथंबोर आक्रमण की कई घटनाओं को समझने के लिए इसका एक स्वतंत्र महत्व है। इससे हमीर के चरित्र पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। राजवल्लभ महाराणा कुंभा के मुख्य शिल्पी मंडन ने 15वीं शताब्दी में इसकी रचना की थी। ये ग्रंथ स्थापत्य कला को समझने की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा नगर, ग्राम, दुर्ग, राजप्रसाद, मंदिर, बाजार आदि के निर्माण की पद्धति पर पूरा प्रकाश पड़ता है और इस ग्रंथ में कुल 14 अध्याय हैं। भट्टी काव्य, यह काव्य 15वीं शताब्दी में रचा गया था। इसमें जैसलमेर की राजनीतिक एवं तथा सामाजिक स्थिति का वर्णन है। महाराजा अक्षय सिंह के प्रसाद तथा तुलादार आदि इसमें रोचक वर्णन है। राजविनोद, इस ग्रंथ की रचना भट्टा सदाशिव ने बीकानेर के महाराजा कल्याणमल 16वीं शताब्दी की आज्ञा से की थी। इसमें विविध विषयों जैसे कि सामाजिक, आर्थिक, सैन्य आदि का वर्णन है। लेखक ने इसमें
किलों के वर्णन तथा सैनिक उपकरणों संबंधी विषयों पर प्रकाश डाला है। एकलिंग महात्म्य महाराणा कुंभा रचित एकलिंग महात्म्य से गुहिल शासकों की वंशावली तथा मेवाड़ के सामाजिक संगठन की झांकी मिलती है। कर्मचंद्र कीर्तनकम काव्यम जयसोम विरचित 16वीं शताब्दी का यह ग्रंथ बीकानेर के शासकों के वैभव और विद्यानुराग पर अच्छा प्रकाश डालता है। इस युग के पुस्तकालय, मंदिर, पाठशालाएं, भिक्षु गृह, नगर, फाटक, बाजार, बस्तियों, राजप्रसाद आदि से संबंधित जानकारी के लिए भी यह ग्रंथ उपयोगी है। अमरसार, इसकी रचना पंडित जीवधर ने 16वीं शताब्दी में की थी और इस महाकाव्य से महाराणा प्रताप और अमर सिंह प्रथम के संबंध में उपयोगी जानकारी मिलती है। तत्कालीन रहन सहन, आमोद प्रमोद, जनजीवन की झांकी के लिए अमरसार एक महत्वपूर्ण स्रोत है। राज रत्नाकर, इस ग्रंथ की रचना विद्वान लेखक सदाशिव ने महाराणा राज सिंह के समय में की थी। इसमें 22 सर्ग हैं। महाराणा राज सिंह के समय के समाज चित्रण तथा दरबारी जीवन के वर्णन में लेखक ने अपनी निपुणता का परिचय दिया है। तत्कालीन शिक्षण व्यवस्था एवं पाठ्यक्रम के लिए भी यह ग्रंथ उपयोगी है। अजीतोदय, जोधपुर नरेश अजीत सिंह के दरबारी कवि जगजीवन भट्ट द्वारा रचित अजीतोदय मारवाड़ के इतिहास की रचना के लिए एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस ग्रंथ में महाराजा जसवंत सिंह और अजीत सिंह के समय में युद्धों, संधियों, विजयों के साथ साथ उस समय के प्रचलित रीति रिवाजों और परंपराओं की भी जानकारी मिलती है। मारवाड़ की कई ऐतिहासिक घटनाओं के अध्ययन के लिए यह ग्रंथ बड़ा उपयोगी है। दूसरा, राजस्थानी साहित्य। इतिहास विशेषज्ञ राजस्थानी कृतियाँ गद्य एवं पद्य दोनों में मिलती हैं। सामान्यतः ये रचनाएं राज्याश्रय में लिखी गई। ऐसी ऐतिहासिक गद्य कृतियों में ख्यात, बात, विगत, वंशावली, हाल, हकीकत, याददाश्त, बही आदि को ले सकते हैं। राजस्थानी पद्य कृतियाँ में रासो, विलास, प्रकाश, रूपक, वचनिका, वेली, झमाल, झूलना, दूहा, छंद आदि को लिया जा सकता है। 16वीं शताब्दी से पूर्व रासो साहित्य प्रचुर मात्रा में मिलता है। इसके पश्चात राजस्थानी ऐतिहासिक ग्रंथ के अनेक रूप देखे जा सकते हैं, ऐसे कि ख्यात, बात, वंशावली, पीढ़ियावली, पट्टावली, विगत, हकीकत, हाल, याद, वचनिका आदि। राजस्थानी परंपरा में ख्यात इतिहास को कहते हैं। बात में किसी व्यक्ति की जाति, घटना या प्रसंग का संक्षिप्त इतिहास होता है। ख्यात बड़ी होती है और बात छोटी होती है। वंशावली और पीढ़ियावली में पीढ़ियाँ दो पीढ़ियाँ दी जाती हैं, जिसके साथ में प्राय व्यक्तियों का संक्षिप्त या विस्तृत परिचय रहता है। पट्टियावली में जागीरदारों के पट्टे अर्थात जागीरों का विवरण रहता है। हकीकत और हाल में किसी घटना या प्रसंग का विस्तृत विवरण होता है। याददाश्त को कहते हैं। वचनिका ऐतिहासिक काव्य होता है। ऐतिहासिक दृष्टि से उपयोगी कतिपय राजस्थानी साहित्य निम्न है। सांस्कृतिक साहित्य। कानड़ देव प्रबंध, इसकी रचना कवि पद्मनाभ ने जालोर के शासक अखीराज के आश्रय में 15वीं शताब्दी में की थी। इस काव्य का आधार अलाउद्दीन का जालोर आक्रमण है, जिसमें जालोर का शासक कानड़ देव, उसका पुत्र बीरम देव तथा उसके अनेक साथी तुर्की सेना से लड़कर काम आए। इसमें कई महत्वपूर्ण राजनीतिक तथा सामाजिक तथ्य भी छिपे पड़े हैं। इस कृति में कुछ अनैतिहासिक अंश जुड़े हुए हैं। इस अवसर पर किए गए जोहर का भी कवि ने अच्छा वर्णन किया है। इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि लेखक ने इसमें वर्णित अंशों को राजकीय ऐतिहासिक सामग्री से पुष्ट किया था। राव जेतसिरो चंद, इसकी रचना बीटू सूजा ने 16वीं शताब्दी में की थी। इस ग्रंथ द्वारा बीकानेर के शासक जेतसी की युद्ध प्रणाली तथा स्थानीय रीति रिवाजों की जानकारी मिलती है। इस कृति में कामरान द्वारा भटनेर किले पर किए गए आक्रमण का वर्णन है। इसमें बीकानेर के कई वीर किले को मुगलों के चंगुल से बचाने के प्रयास से वीर गति को प्राप्त हुए। वैली कृष्ण रुक्मणी, इसकी रचना बीकानेर के राजकुमार कुंवर पृथ्वीराज राठौर ने की थी। वह अकबर के दरबार का सम्मानित दरबारी था। ये कृति मूलतः भक्ति रस से संबंधित है, परंतु इससे तत्कालीन रहन सहन, रीति रिवाज, उत्सव, त्योहार, वेशभूषा आदि पर भी प्रकाश पड़ता है। राजरूपक, इसकी रचना वीर भाण रतुन ने की। ये जोधपुर के
अभय सिंह का समकालीन था। इसमें अभय सिंह द्वारा लड़े गए कई युद्धों को आंखों देखा वर्णन है। सूरज प्रकाश। यह कृति जोधपुर के महाराजा अभय सिंह के दरबारी कवि कर्णिदान द्वारा रचित है। इसमें अभय सिंह के समय के युद्धों का आंखों देखा वर्णन है। इस समय के सामाजिक इतिहास के अध्ययन के लिए इसका अधिक उपयोग है। तत्कालीन वेशभूषा, खान पान, रीति रिवाज, विवाह, उत्सव, आखेट, यज्ञ, दान पुण्य, यात्रा का सजीव वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है। वर्णन धारा, प्रवाह तथा भाषा लावण्य इस ग्रंथ की विशेषता है। रासो साहित्य। मध्यकाल में राजस्थानी विद्वानों ने राजाओं एवं राजवंशों की प्रशंसा में काव्यों की रचना की। इस प्रकार के काव्यों में इतिहास की भी सामग्री उपलब्ध है। ऐसे कृतियों को रासो साहित्य कहा जाता है। रासो ग्रंथों में चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज रासो, नरपति नाले का विशलदेव रासो, कविया गोपाल दास का लावा रासो, कविजान का कायम खां दास रासो, दलपत विजय का खुमाण रासो, गिरधर आसिया का सगत रासो, जोधराज का हमी रासो आदि प्रमुख हैं। ज़्यादातर रासो साहित्य 16वीं शताब्दी के पूर्व लिखा गया। रासो साहित्य का ऐतिहासिक उपयोग अत्यंत सावधानी से करने की जरूरत है। रासो साहित्य से हमें तत्कालीन राजपूत राज्यों की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। ख्यात साहित्य। ऐसा साहित्य जो ख्याति को प्रतिपादित करे ख्यात साहित्य कहलाता है। ख्यात शब्द संस्कृत के शब्द प्रख्यात का अपभ्रंश है। अधिकांशतः ख्यात लेखक दरबारी, चारण या भाट होते थे, किंतु मूर्णोत्प्रेषी इसके अपवाद हैं। ख्यातों में प्राय प्रसिद्ध राजपूत राजवंशों की स्थापना, राजाओं का वंशक्रम, उनकी उपलब्धियों एवं कार्यकलापों का वर्णन मिलता है। ख्यातों से विभिन्न ठिकानों के बारे में भी जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त प्रसंगवश ये ख्यातें सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास को जानने के लिए भी विशेष रूप से उपयोगी हैं। यद्यपि ख्यातों का वर्णन अक्सर अतिशयोक्ति होता है, परंतु सावधानीपूर्वक इनके उपयोग से स्थानीय इतिहास का ताना बाना अच्छी तरह से बुना जा सकता है। राजस्थान की प्रसिद्ध ख्यातें हैं मुहणोत नैणसी री ख्यात, दयालदास री ख्यात, जोधपुर राज्य री ख्यात, जैसलमेर री ख्यात, मुंडियार री ख्यात, बांकीदास री ख्यात, राठौड़ा री ख्यात आदि। 16वीं शताब्दी के लगभग राजस्थानी भाषा में इस प्रकार का साहित्य लिखा जाने लगा। कतिपय प्रमुख ख्यातकार एवं उनकी रचनाओं का वर्णन आगे के पृष्ठों में किया गया है। मुहणोत नैणसी 1610 से 1670 ईस्वी। नैणसी जोधपुर के दीवान जयमल का ज्येष्ठ पुत्र था। वह 17 वर्ष की आयु में राज्य सेवा में नियुक्त हुआ। शीघ्र ही वह देश दीवान बनकर जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह का विश्वास पात्र अधिकारी बन गया। दुर्भाग्यवश अपने जीवन के अंतिम वर्षों में वह महाराजा का कोप भाजन बन गया और अपमानित होने के कारण आत्महत्या करके उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। नैणसी ने 1643 ईस्वी से ही स्वतंत्र रूप से इतिहास लेखन विषयक सामग्री इकट्ठी करना प्रारंभ कर दिया था। नैणसी की प्रसिद्ध रचना नैणसी री ख्यात एवं मारवाड़ परगना री विगत है। ख्यात से राजस्थान, विशेष रूप से मारवाड़ तथा गुजरात, काठियावाड़, कच्छ, बघेलखंड और मध्य भारत के राजनीतिक इतिहास पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। वह मारवाड़ के सभी परगनों का क्रमबद्ध विस्तृत ब्यौरा भी लिखना चाहता था। इसके लिए उसने परगनों का सर्वेक्षण करवाया और चारण, भाटों आदि से विभिन्न वंशों या राज्यों का इतिहास मंगवाकर संग्रहित किया। वह जहाँ भी जाता था वहाँ के स्थानीय कानूनगों से पुराना इतिहास मालूम करके लिख लेता था। इसी भांति अपने रिश्तेदारों एवं परिचितों से भी ऐतिहासिक जानकारी मंगवाया करता था। नैणसी री ख्यात का रचना काल 1643 ईस्वी से 1666 ईस्वी है। ख्यात में चौहानों तथा भाटियों का काफ़ी विस्तार से विवरण दिया गया है। 14वीं शताब्दी के बाद के राजपूतों के राजनीतिक इतिहास के लिए यह ख्यात फारसी ग्रंथों से भी ज़्यादा महत्व की है। विभिन्न रियासतों की भूगोल विषयक जानकारी के लिए ख्यात उपयोगी है। नैणसी री ख्यात की सत्यता तथा यथार्थता सभी लेखकों ने एक स्वर में प्रशंसा की है। मारवाड़ परगना री विगत से मारवाड़ के परगनों कस्बों की आबादी, वहाँ के जनजीवन, सामाजिक, धार्मिक व आर्थिक
व्यवस्था पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। मुंशी देवी प्रसाद ने नैन्सी को राजपूत का राजस्थान का अबुल फजल कहा है। कालिका रंजन कानूनगो ने उसे अबुल फजल से भी अधिक योग्य बतलाया है। नैन्सी अबुल फजल की भांति राज्य आश्रित इतिहासकार नहीं था। उसका इतिहास संयोजन संभवतः अबुल फजल से अधिक वैज्ञानिक, स्पष्ट तथा निष्पक्ष है। राजस्थान के इतिहास लेखन में नैन्सी के ग्रंथ निसंदेह अमूल्य आधार ग्रंथ हैं। बांकीदास आसिया 1781 से 1833 ईस्वी। चारण लेखकों में बांकीदास का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। मुनि चिन विजय ने उसे एक महान कवि और इतिहासकार स्वीकार किया है। वह जोधपुर के महाराजा मानसिंह का विश्वास पात्र था। महाराजा मानसिंह उससे प्रथम भेंट में ही इतने प्रभावित हो गए थे कि बांकीदास को लाख पसाव के सम्मान से सम्मानित किया। बांकीदास डिंगल, पिंगल, संस्कृत, फारसी आदि भाषाओं का अच्छा जानकार था। उसकी प्रसिद्ध रचना उसकी ख्यात है, जिसे ऐतिहासिक टिप्पणी संग्रह करना अधिक उपयुक्त है। इसमें लगभग 3000 फुटकर बातें हैं, जो एक पंक्ति से लेकर 6 पंक्ति तक है। याददाश्त के रूप में लिखी गई बातें बड़ी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण हैं। कई ऐसी बातें हैं जो अन्यत्र नहीं मिलती। उसकी ख्यात की एक कमी यह है कि इसके वर्णन में क्रमबद्धता का अभाव है। कई बार इनकी पुनरावृत्ति हुई है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बांकीदास की ख्यात इतिहास का खजाना है। राजपूताना व तमाम राज्यों के इतिहास संबंधी तथ्य उसमें भरे पड़े हैं। गोपीनाथ शर्मा ने ख्यात के महत्व के बारे में लिखा है। इनकी बातों में अनेक प्रकार के भौगोलिक विषयों, रहन सहन, रीति रिवाज, वाणिज्य व्यवस्था आदि पर प्रकाश पड़ता है। मध्यकालीन समाज के समाजशास्त्रीय अध्ययन के लिए बांकीदास की ख्यात की उपादेयता असंदिग्ध है। दयालदास ढिचियाण 1798 ईस्वी से 1891 ईस्वी। बीकानेर के चारण जाति के दयालदास में कई खूबियां एक साथ थीं। वह इतिहासकार, ख्यातकार, कवि और तत्कालीन मारवाड़ी भाषा का उच्च कोटि का गद्य लेखक था। वह बीकानेर के महाराजा रतन सिंह का राजदरबारी था। बीकानेर नरेश को इस बात का बड़ा दुख था कि कर्नल टोड ने बीकानेर राजवंश को राजस्थान के राज्यों में द्वितीय श्रेणी का माना था। वह चाहते थे कि टोड की यह मान्यता निरस्त हो। इस कारण महाराजा ने दयालदास को बीकानेर राज्य का इतिहास लिखने का आदेश दिया। दयालदास की रचनाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृति बीकानेर रे राठौड़ री ख्यात है, जो दयालदास री ख्यात के नाम से अधिक प्रसिद्ध है। दयालदास एक राज्य आश्रित इतिहासकार था और उसने बीकानेर नरेशों की उच्चता सिद्ध करने में अपनी लेखनी का भरपूर प्रयोग किया, जिससे उसकी ख्यात कई स्थानों पर एक पक्षीय वर्णन चित्रित करती है। फिर भी उसका ग्रंथ राजस्थान के इतिहास लेखन की स्रोत सामग्री की दृष्टि से उपयोगी है। सबसे बड़ी बात यह है कि बीकानेर राज्य का क्रमबद्ध इतिहास हमें सर्वप्रथम दयालदास की ख्यात से ही मिलता है। सूर्यमल मीसण 1815 से 1868 ईस्वी। बूंदी के महाकवि सूर्यमल मीसण की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना वंश भास्कर है। यह पद में लिखा गया महाकाव्य है। आलम शाह खान की टिप्पणी है कि वंश भास्कर, जिसके पारायण से राजाओं ने राजतत्व समझा, पंडित शास्त्रियों ने नीति और शस्त्र गुना, कलावंतों ने कलाएं जानी, कवि आचार्य साहित्य की परख करने में समर्थ बने और राजस्थान के इतिहास प्रणेताओं ने इसे आधार बनाकर चलने में ही अपनी सिद्धि देखी। युवा मरुवीरों ने इसमें अपने रक्त का रंग देखा। बालवृंद ने केसरी रंग का जादू समझा तो वृद्धजनों ने इसे पढ़कर मूंछों पर अपने हाथ धरे। इस प्रकार वंश भास्कर काव्य और इतिहास के रूप में ही नहीं अपितु भारतीय ज्ञान परंपरा के समृद्ध कोश और राजस्थानी सभ्यता संस्कृति के स्मारक के रूप में प्रख्यात हुआ। 4000 मुद्रित पृष्ठों में 1.25 लाख छंदों के वंश भास्कर में मूलतः है बूंदी के हाड़ा चौहानों का इतिहास है। बूंदी राज्य के इतिहास को लिपिबद्ध करते समय प्रसंगवश उन राज्यों और शासकों का भी वर्णन भी मिलता है तथा उपयोगी ज्ञान की विस्तृत जानकारी देने वाला अद्वितीय ग्रंथ है। आलम शाह खान के अनुसार
जीवन और क्षयमान सामंत काल के जनजीवन का साकार चित्र जिस प्रकार वंश भास्कर में मिलता है अत्यंत दुर्लभ है। माफी चाहूँगी। सूर्यमल मिश्र ने बूंदी के शासक महाराव राम सिंह के आदेश पर इसे 1840 ईस्वी में लिखना प्रारंभ किया, लेकिन 1856 ईस्वी में यकायक उसने लिखना बंद कर दिया। यद्यपि उसकी कृति त्रुटि रहित नहीं है, उसने बिना ऐतिहासिक परख के सामग्री को जोड़ दिया तथा घटनाओं तथा तथ्यों का विश्लेषण नहीं किया। वह मूलतः एक कवि था, अतः सांस्कृतिक कृति में अधिक तथ्यों की तलाश बेमानी होगी। सूर्यमल मिश्र की अन्य रचना वीर सतसई है। यह वीर रस प्रधान कृति है। इसकी पृष्ठभूमि 1870 ईस्वी की क्रांति है। अब हम पढ़ेंगे फारसी भाषा में लिपिबद्ध साहित्य। पूर्व मध्यकालीन एवं उत्तर मध्यकालीन ऐतिहासिक विवरणों को क्रमबद्ध करने, उन्हें सत्यापित करने अथवा रिक्त स्थानों को भरने के लिए फारसी तारीखों का अपना महत्व है। मध्यकालीन फारसी स्रोत ग्रंथ अधिकांशतः उन लोगों द्वारा लिखे गया अथवा लिखवाए गए हैं जो घटनाओं के न्यूनाधिक रूप से साक्षी रहे हैं, अतः इनकी विश्वसनीयता है। यद्यपि इन्हें सर्वथा निर्दोष नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इन्होंने अपने मुस्लिम शासक अथवा उत्तराधिकारियों की तरफ अलंकृत भाषा में करने में ना तो परहेज किया और ना उनकी कमियों अथवा पराजय को ईमानदारी से अभिव्यक्त किया। कतिपय बादशाहों द्वारा लिखी गई आत्मकथाओं तथा जीवनियों में भी राजस्थान के इतिहास से संबंधित सामग्री मिलती है। हसन निज़ामी कृत ताजुल महासिर 12वीं शताब्दी से अजमेर नगर की समृद्धि, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के अंतिम दिनों तथा मुस्लिम विजय का अभिज्ञान होता है। अजमेर, जालोर, नागौर आदि स्थानों पर मुस्लिम प्रभाव के वर्णन के लिए मिनहाज उस सिराज कृत तबकाते नासरी 13वीं शताब्दी उल्लेखनीय है। अमीर खुसरो की तारीख अलाई, देवल रानी खिजर खां, खुजाइन फुतूह 13वीं-14वीं शताब्दी इत्यादि रचनाओं में अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ एवं रणथंभौर विजय की जानकारी प्राप्त होती है। जियाउद्दीन बरनी की तारीख एवं फिरोज शाही एवं याहया बिन अहमद सरहिंदी की तारीख एवं मुबारक शाही 14वीं शताब्दी में खिलजी वंश के शासकों के साथ साथ राजस्थान के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण सामग्री भी उपलब्ध है। इसी प्रकार बाबर की आत्मकथा बाबरनामा तथा जहांगीर की तुजुके जहांगीर, गुलबदन बेगम कृत हुमायूंनामा आदि में राजस्थान से संबंधित उपयोगी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। बाबरनामा से बाबर के साथ सांगा के संबंध, तुजुके जहांगीर से जहांगीर एवं मेवाड़ के साथ संधि की स्थितियों एवं शर्तों का पता चलता है। इसके अतिरिक्त राजपूतों का मध्य प्रेम, राजपूत राजकुमारियों का शाही घरानों में विवाह, दशहरा, होली, दीपावली आदि पर्वों के बारे में भी विस्तृत जानकारी मिलती है। हुमायूंनामा से हुमायूं के मारवाड़ और मेवाड़ के शासकों के साथ संबंधों की जानकारी मिलती है। अबुल फजल कृत अकबरनामा में मेवाड़, अलवर, भरतपुर और जयपुर के आसपास के क्षेत्रों की विस्तृत भौगोलिक जानकारी दी हुई है। प्रताप एवं बीकानेर के संबंधों की एक पक्षीय विवरण को जानने के लिए भी अकबरनामा उपयोगी है। इसी प्रकार अबुल फजल का ही आईने अकबरी, अजमेर की जलवायु, राजस्थान की वेशभूषा, राजस्थान में मनाए जाने वाले पर्व त्योहार, मुद्रा आदि के बारे में जानकारी उपलब्ध कराती है। अब्बास खां सरवानी की तारीख शाही से शेरशाह व मालदेव के संबंधों का ज्ञान होता है। इसी प्रकार अब्दुल हमीद लाहौरी कृत बादशाहनामा, मोहम्मद साकी मुस्तदखा द्वारा रचित मासिर ए आलमगिरी शाहजहाँ कालीन राजस्थान के इतिहास को जानने के लिए उपयोगी है। बादशाहों द्वारा जारी किए गए फरमानों, दरबार के अखबारों आदि से भी राजस्थान के इतिहास को जानने में सहायता मिलती है। पॉइंट जिसके अंदर लिखा है सरालेख सामग्री। राजस्थान का इतिहास जानने के मूल स्रोतों में लेखबद्ध सामग्री का बड़ा महत्व है। वर्तमान काल से पूर्व लिखित अथवा लिखवाए गए राजकीय, अर्धराजकीय अथवा लोक लिखित साधन पुरालेख सामग्री के अंतर्गत आते हैं। विशिष्ट प्रशासकीय सामग्री को जिसे अधिकृत रूप से कार्यालय विशेष या पुरालेखागार की अभिरक्षा और भावी संदर्भ के
लिए सुरक्षित रखा जाता है। पुरालेखागार कहलाता है। पुरालेखागार में रखे पुराने अभिलेखों का शोध आदि प्रयोजन के लिए पाठक बिना किसी प्रतिबंध के देख एवं प्रयोग कर सकते हैं। मध्यकाल एवं आधुनिक काल में राजस्थान की विभिन्न रियासतों में प्रशासकीय प्रलेखों को व्यवस्थित रूप से रखा जाता था। साथ ही पांडुलिपियों, ग्रंथों आदि का भी संग्रह किया जाता था। ऐसे संग्रह स्वतंत्र रूप से भी मंदिरों, मठों, हवेलियों, ठिकानों के आवासों आदि में मिलते हैं। प्रमुख पुरालेखीय सामग्री। मुगल प्रशासन में सरकारी कागज पत्रों को संग्रहित करने की प्रवृत्ति थी। मुगलों का प्रभाव राजपूत शासकों पर भी पड़ा। इन्होंने भी राजकीय पत्रावलियों के संग्रह की ओर ध्यान देना प्रारंभ किया। राजस्थान में पुरालेखीय स्रोत का विशाल संग्रह राज्य अभिलेखागार बीकानेर और उसके अधीन विभिन्न वृत्त अथवा जिला अभिलेखागारों में सुरक्षित है। राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली में भी राजस्थान से संबंधित काफ़ी रिकॉर्ड उपलब्ध हैं। यह रिकॉर्ड उत्तर मध्यकालीन और आधुनिक काल के इतिहास के मुगल शासन एवं ब्रिटिश सरकार से संबंधित हैं। संपूर्ण अभिलेख सामग्री को राजकीय संग्रह तथा संस्थागत या निजी सामग्री को व्यक्तिगत संग्रह के रूप में विभाजित करते हुए फारसी, उर्दू, राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा में लिखित पुरालेख साधन में वर्गीकृत किया जा सकता है। फारसी उर्दू भाषा में लिखित सामग्री में फरमान, मंसूर, रुक्का, निशान, अर्जदासत, हस्बुल हुक्म, सनद, इंसा, वकील रिपोर्ट और अखबारात आदि उपलब्ध होते हैं। यह आ पॉइंट था। अब पॉइंट। राजस्थानी हिंदी भाषा में पट्टे, परवाने, बहियाँ, खरीते, खतूत, अर्जियाँ, हकीकतें, याददाश्त, रोजनामचे, गांव के नक्शे, हाले, हवाले, पानडी, अखबार आदि मुख्य हैं। अंग्रेजी भाषा में लिखी अथवा प्रकाशित पुरालेखीय सामग्री में राजपूताना एजेंसी, रिकॉर्ड्स ऑफ फॉरेन एंड पॉलिटिकल डिपार्टमेंट, टूर मेमोइड्स, पत्रादि संकलन आदि आते हैं। उपर्युक्त सामग्री क्षेत्र अथवा प्राचीन रजवाड़ों के संबंधानुसार निम्न रूप में भी जानी जाती हैं। पहला, जोधपुर रिकॉर्ड, बीकानेर रिकॉर्ड अथवा मारवाड़ रिकॉर्ड, जयपुर रिकॉर्ड्स, कोटा रिकॉर्ड अथवा हाड़ौती रिकॉर्ड, उदयपुर रिकॉर्ड अथवा मेवाड़ रिकॉर्ड। संस्थागत या निजी संग्रहालय में राजस्थानी शोध संस्थान चौपासनी जोधपुर में सुरक्षित, शाहपुरा राज्य का रिकॉर्ड, उदयपुर में प्रताप शोध संस्थान, गौरीशंकर हीराचंद संग्रह शोध संस्थान, जनादे रायनागर राजस्थान विद्यापीठ, नाथूलाल व्यास संग्रह तथा राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर का आबू कलेक्शन, नटनागर शोध संस्थान, सीतामऊ मध्य प्रदेश में सुरक्षित गुलगुले रिकॉर्ड्स, अगरचंद लाहटा कलेशर कलेक्शन, बीकानेर आदि प्रमुख है। राजस्थान के इतिहास एवं साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण पांडुलिपियाँ सुरक्षित है। जयपुर राज्य से संबंधित रिकॉर्ड्स भी अत्यधिक महत्व हैं। डॉक्टर V.S. भटनागर के अनुसार यह भंडार जयपुर रिकॉर्ड्स ऐतिहासिक तथ्यों को जानने के लिए एक विशाल खजाना है और भंडार का गहन अध्ययन निश्चित रूप से राजस्थान के इतिहास की अनेक भूलों को सुधारने में सहायक हो सकता है। जयपुर रिकॉर्ड्स को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है खरीदा। खरीदा उन पत्रों को कहते हैं जो एक शासक के द्वारा उसके शासक को भेजे जाते थे। इन पत्रों से जयपुर के शासकों की नीति, उनका मुगल मराठों से संबंध तथा राजाओं से गोपनीय समझौते आदि की जानकारी मिलती है। दूसरा है अखबारात। यह मुगल दरबार द्वारा प्रकाशित दैनिक समाचारों का संग्रह है। इनसे मुगल दरबार की महत्वपूर्ण नियुक्तियां एवं राजस्थान के विभिन्न शासकों के कार्यकलापों की जानकारियां मिलती हैं। वकीली रिपोर्ट्स आदि मुगल राज्यों में राजपूत राज्यों का एक प्रतिनिधि रहता था जिसे वकील कहा जाता था। इन वकील के माध्यम से शासकों को मुगल दरबार की गतिविधियों की रिपोर्ट प्राप्त होती थी जो वकील रिपोर्ट कहलाती थी। इनके अध्ययन से न केवल राजपूत शासकों और मुगल सम्राटों के आपसी संबंधों का पता चलता है अपितु मुगल दरबार में होने वाले कूटनीतिक घटनाओं, राजनीतिक षड्यंत्रों, उत्तराधिकारी
संघर्षों तथा अमीरों की दलबंदी की भी जानकारी मिलती है। वकील रिपोर्ट से राजस्थान के तिथि क्रम को ठीक से निर्धारित करने में भी सहायता मिलती है। इनसे मुगलकालीन जनजीवन की भी जानकारी मिलती है। परवाना शासक द्वारा अपने अधीन कर्मचारियों को भेजे गए पत्र फरमान कहलाते थे। इन पत्रों से विभिन्न राज्यों की राजनीतिक घटनाओं की अतिरिक्त सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक स्थिति की भी जानकारी मिलती है। जयपुर के अलावा अन्य अभिलेखागारों तथा उदयपुर, जोधपुर, कोटा आदि में भी पर्याप्त स्रोत सामग्री मिलती है। 1878 ईस्वी से कोटा अनुभाग का रिकॉर्ड शुरू होता है। इसमें करीब 6000 बस्ते हैं। प्रत्येक बस्ते में सामान्यतः 6 पत्र सुरक्षित हैं जो तिथि क्रम में व्यवस्थित हैं। इन्हें 4 भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला दोवर्गी, दूसरा जमाबंदी, तीसरा है मूलगी और चौथा है तलगी। दोवर्गी 2 परतों वाले दस्तावेज दोवर्गी नाम से जाने जाते हैं। इन परतों में मुख्य रूप से दैनिक प्रशासन, युद्ध से संबंधित खर्च, घायलों के उपचार आदि पर प्रकाश पड़ता है। जमाबंदी यह पत्र राजस्व से संबंधित है। अधिकतर पत्रों में चुंगी तथा जंगलात का हिसाब होता आदि है। यह पत्र राज्य की आर्थिक स्थिति जानने के लिए उपयोगी है। मुल्की यह हिसाब से संबंधित भैया हैं जिसमें 3 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक का हिसाब मिलता है। इनमें राज्य की आमदनी, कर्मचारियों के वेतन आदि से संबंधित ब्यौरा है। तलगी इनमें राजाओं के आदेश तथा अन्य राजाओं के शासकों, सामंतों एवं अन्य कर्मचारियों को भेजे हुए पत्रों की नकलें हैं। 5वां पॉइंट है सियाए हुजूर तथा दस्तूर कोमवार। जयपुर राज्य से संबंधित से ये पुरालेख बड़े महत्व के हैं। ये मैंने इसमें नया पॉइंट देखा है। राज्य परिवार की दैनिक आवश्यकताओं के खर्च का विवरण हमें सियाए हुजूर के प्रलेखों में मिलता है। दस्तूर कोमवार में हमें राज्य के अधिकारियों के नाम एवं जातिवार ब्यौरा मिलता है जिससे उस समय की सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक स्थिति का ज्ञान होता है। अन्य अभिलेखीय सामग्री में आमेर रिकॉर्ड, जयपुर अभिलेखागार से संबंधित ही है। यद्यपि इनमें जयपुर राज्य संबंधित सामग्री अधिक है, फिर भी अन्य राज्यों के राजनीतिक, सामाजिक एवं प्रशासनिक इतिहास को लिखने में इसका बड़ा महत्व है। यहाँ सुरक्षित पत्रों में विभिन्न राज्यों के उच्च अधिकारियों द्वारा जयपुर के अधिकारियों को लिखे गए पत्र उल्लेखनीय हैं। 1585 से 1799 ईस्वी के मध्य दिल्ली के बादशाहों द्वारा लिखे गए 140 फरमान, 18 मंसूर तथा 132 निशान जयपुर रिकॉर्ड में सुरक्षित है। फरमान और मंसूर बादशाह द्वारा अपने सामंतों, शाहजादों, शासकों या प्रजा को स्वयं या अन्य से लिखवाकर भेजा जाता था। इन पत्रों पर शासक का पंजा लगा रहता था। निशान नामक पत्र शाहजादों या बेगमों द्वारा बादशाह के अतिरिक्त अन्य को लिखे गए पत्र कहलाते थे। फरमान एक और राजपूत राजाओं की तत्कालीन मुगल शासन में स्थितियों से अवगत कराते हैं तो दूसरी ओर अनेक जनजीवन को भी इंगित करते हैं। फिर है हमें अभिलेखागार में संग्रहित पुरालेख सामग्री में अन्य कई प्रकार के प्रलेख प्राप्त होते हैं। इनमें अर्जदास्त, हस्बुल हुक्म, रम्ज, हकाम, सनद, रुक्का, दस्तक, अखबारात आदि है। ये हमने पहले ही पढ़ा था। अर्जदास्त प्रजा द्वारा बादशाहों या शाहजादों द्वारा बादशाहों को लिखे जाने वाले पत्र थे। हस्बुल हुक्म बादशाही आज्ञा से संबंधित थे जो वजीर अपनी ओर से लिखता था। रम्स अथवा अहकाम बादशाहों द्वारा अपने सचिव को लिखवाई गई टिप्पणियाँ थी जिसके आधार पर सचिव पूरा पत्र तैयार करता था। सनद नियुक्ति अथवा अधिकार हेतु प्रदान किया जाता था। रुक्का निजी पत्र कहलाता था। परवर्ती काल में शासन की ओर से प्राप्त पत्र को खास रुक्का कहते थे। दस्तक के आधार पर सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता था। यह आधुनिक परमिट के समान था। राज्य और दरबार की कार्यवाहियों की प्रेसिडेंसिंग को अखबारात कहा जाता था। 17वीं शताब्दी से प्राप्त खरीदा शासकों के पारस्परिक पत्र व्यवहार हैं। इनका संग्रह खतूत संग्रह कहलाता है। उदाहरणार्थ जयपुर रिकॉर्ड संग्रहित फारसी उर्दू लिपि में लिखित खरीदा संग्रह को खतूते महाराजन 1657 से 1719 ईस्वी कहा जाता है। इसी प्रकार 1712 से
1947 ईस्वी तक के जोधपुर राज्य के संग्रहित खरीदे की 32 फाइलों को खतूत फाइल के रूप में जाना जाता है। खरीदों से तत्कालीन शासकों की मनोवृत्तियों का अभिज्ञान होता है, साथ ही इनसे तत्कालीन युग की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक स्थितियों का मूल्यांकन भी होता है। राजपूत राज्यों में बहियों लिखने की परंपरा मध्यकाल से ही शुरू हो चुकी थी। जिन बहियों में राजा की दिनचर्या का उल्लेख रहता था उन्हें हकीकत बहियाँ कहा जाता था। जिनमें राजकीय आदेशों की नकल होती थी, उनमें हुकूमत रई बही, महत्वपूर्ण व्यक्तियों से प्राप्त पत्रों की नकल जिसमें रहती थी, उसे खरीदा बही, विवाह आदि से संबंधित बही, ब्याह रई बही, सरकारी भवनों के निर्माण संबंधित बहियाँ, कमठाना बही इत्यादि प्रकार की बहियाँ राज्य अभिलेखागार बीकानेर में उपलब्ध है। सबसे प्राचीन बही राणा राज सिंह 1652 ईस्वी 1680 ईस्वी के समय की है। इस बही से राज सिंह के काल में मेवाड़ राज्य के परगनों की उनकी आमदनी तथा अन्य प्रकार के हिसाब किताब की जानकारी मिलती है। दूसरी प्राचीन बही जोधपुर हुकूमती बही है। इस बही का उपयोग मुगल बादशाह शाहजहां की बीमारी से औरंगजेब की मृत्यु तक के संदर्भ में महाराजा जसवंत सिंह युगीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थितियों को जानने के लिए किया जा सकता है। ठिकाना दस्तावेजों में बहियों की अपनी विशिष्टता है। इन बहियों के माध्यम से त्योहार और उन्हें मानने की विधि, विवाह आदि अवसरों पर होने वाले खर्चे तथा विभिन्न वस्तुओं के मूल्यों का लेखा जोखा प्राप्त होता है। इनसे नगर में जातियों की संरचना, स्त्रियों की स्थिति आदि के बारे में भी जानकारी मिलती है। इस प्रकार बहियाँ सामाजिक, सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है। हमें अभिलेखागार से संग्रहित, माफ़ी चाहूँगी, यहीं पर हमारा चैप्टर पूरा होता है। पहला हमने प्रवेश जो है उसके अंदर पहला पार्ट फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास के हम अगले टाइम से करेंगे।